हम लोग पढ़े थे एटम्स के बारे में। एटम्स किसे कहते हैं सबको मालूम है। यहाँ पे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता हो वो एटम्स होता है। और हमें मालूम चल भी गया कि एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। बताओ तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन। चलो वेरी गुड। प्रोटॉन? गोल्डस्टाइन। चलो वेरी गुड है। और न्यूट्रॉन्स? जेम्स चैडविक। ठीक है। तो आज का हमारा देखो बच्चे लोग नया टॉपिक से ये एटम्स के बारे में जानने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन्स, ये तीनों की डिस्कवरी हो चुकी थी। उसके बाद आपके जो नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रदरफोर्ड। देखो रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। रदरफोर्ड ने एक, कहा जाए तो बहुत नामी एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हुए हैं और इनको कहा गया था कि एक जो कि एक गलत डायरेक्शन में एक फिजिक्स जा रही थी। जैसे कि जे थॉमसन ने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो डिस्कवरी उन्होंने बता दिया था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी सब कुछ। लेकिन जब उनसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं एटम के अंदर, उन्होंने तो बता तो दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एटम के अंदर रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक गलत बात बता दिया था। प्लम पुडिंग मॉडल, ये जे थॉमसन के द्वारा ही दिया हुआ था। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, तो जिस तरीके से जो वाटरमेलन होता है और उसमें जो ब्लैक सीड होती है, जिस तरीके से इम्बेडेड होती है ब्लैक सीड, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी इम्बेडेड होते हैं। और जो आपके पास जो रेड पार्ट जो उसके अंदर होता है वाटरमेलन के अंदर, वो होते हैं प्रोटॉन्स, वैसे ही इम्बेडेड रहते हैं। तो एक तरीके से ये गलत था। इसको सही बात को प्रूव किए थे रदरफोर्ड्स। रदरफोर्ड्स याद रखिएगा, एक गलत डायरेक्शन में जो फिजिक्स जा रहा था, जो कि गलत चीज बता देने की वजह से क्या बहुत चीजें गलत की तरीके से डायरेक्शन में बढ़ रही थी। रदरफोर्ड्स का जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट इनका माना जाता है। हालांकि इनका अब एक्सपेरिमेंट सही पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत हद तक जो भी बातें बताया वो सही उनकी है। देखो क्या बताए थे उन्होंने, क्या किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो इसलिए नहीं किया था कि क्या बोलते हैं उनको न्यूक्लियस का डिस्कवर करना था। वो एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे रेडियो एक्टिव रेज होती है और रेडियो एक्टिव रेज काफी हार्मफुल रेज होती हैं। तो उस टाइम पर रेडियो एक्टिव रेज की डिस्कवरी हो गई थी और रेडियो एक्टिव रेज जो डिस्कवरी हो गई थी जिसपे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, ये बहुत खतरनाक रेज होते हैं। अब इनको रोकने का ना प्रयास चल रहा था कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अगर ये रेज किसी के ऊपर पड़ गई, अगर मान लो कि ये रेज अगर हमारे ऊपर पड़ गई, तो हम लोग बस कुछ ही सेकंड के मेहमान रहेंगे, उसके बाद तुरंत मरना एकदम तय हो जाएगा। फिर ये रेज इतनी पावरफुल और इतनी घातक होती है। तो रेडियो एक्टिव का तो डिस्कवरी हो चुका था उस समय, रेज जो थी। अब उसको रोकने का काम चल रहा था। अब रोकने के काम चल रहे थे तो वह उसी काम पर रदरफोर्ड्स अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कैसे इसको रोका जाए। तो एक लेड बॉक्स वगैरह लिए थे और उसके अंदर रेडियो एक्टिव के एलिमेंट्स को रखे थे जो कि उससे पावरफुल रेज निकल रही थी। और यहाँ पर ये गोल्ड फॉयल रखे थे। गोल्ड फॉयल था मतलब जो आपके पास सोने की एकदम पतली सी एकदम चादर यहाँ पे थी। अब क्या कह रहे थे, यहाँ से जब रेज बाहर निकला तो ध्यान रखना कि इसमें अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। अल्फा पार्टिकल्स पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये काफी पावरफुल होता है। अल्फा यूनिट पे 2 पॉजिटिव चार्ज होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही ये रेज यहाँ से बाहर निकली तो यहाँ पर क्या था आपके पास, ये तो गोल्ड फॉयल था। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट में मतलब देखा गया कि बहुत सारी जो आपके पास यहाँ से जो रेज निकली अल्फा रेज डेविएट हुए पास हुए यहाँ, मतलब उनको रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसे समझो कि अल्फा जो पार्टिकल्स एक बहुत बड़ा, बहुत भारी हाथी के समान है, बहुत भारी एलिफेंट है मान लीजिए। अब एलिफेंट को रोकना आसान बात नहीं है। एलिफेंट के सामने आप उसको रोक नहीं सकते, बस आप उसके सामने आएंगे तो आप किनारे हट जाएंगे क्योंकि उसको रोकना इम्पॉसिबल है। तो सेम काम देखो यहाँ पर हो रहा था। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे जो कि अपने आप में माना जाता है बहुत हैवी पार्टिकल्स होती हैं। अब इसको रोकना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो इस एक्सपेरिमेंट से ये भी चीजें मालूम हुई कि बहुत सारी जो रेस पार्टिकल है वो तो बिना डिविएट किए हुए इसको चीरती हुई गोल्ड फॉयल को पार करती हुई बाहर निकल गई। लेकिन उसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थी जो सीधे तो जा रही थी लेकिन जाने के बाद अपने रास्ते पर मुड़ गई। ये यहाँ तक सीधी जा रही थी लेकिन फिर ये जाके अपने रास्ते पर मुड़ गई। मतलब कहा जाए तो 10,000 में 20 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो अपने रास्ते से डेविएट हो गए और 1-2 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो कि रिबाउंड हो गए, जो कि उनको बैक वापस लौटा दिया गया। तो इससे मालूम चला कि आखिर एक हाथी को कोई धकेल कैसे सकता है, तो खुद ही इतना ज्यादा पावरफुल है, इसको धकेलने वाला जरूर हो सकता है कि इससे भी कोई पावरफुल होगा। तो गोल्ड के अंदर ऐसा क्या पावरफुल है। दूसरी बात,
दूसरी बात, जैसे यहाँ से देखो रेस पार्टिकल्स बाहर निकल रही थी, तो अपने रास्ते को 10 रेज ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो रास्ते से डेविएट हो गई। बताओ, अल्फा पार्टिकल्स जो कहा जाता है कि एक हाईली पॉजिटिव चार्ज है, हैवी मास होता है, काफी डेंस होता है, उसको कोई कैसे डेविएट कर सकता है, उसको कोई कैसे मोड़ सकता है? तो अल्फा पार्टिकल्स का डेविएट होना ये साबित करता है कि यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा चीज ऐसा है गोल्ड फॉल के अंदर, गोल्ड के अंदर, जो कि एक तो हैवी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अगर हैवी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तभी एक दूसरे को रिपल्शन करेगा, जिसकी वजह से ये डेविएट हो सकता है। नहीं तो फिर डेविएशन का कोई रास्ता नहीं है, दूसरा वजह से क्यों डेविएट करेगा कोई? तो डेविएशन तभी हो सकता है जब, अगर मान लो कि रास्ते से अगर मुड़ जा रही है, रिपल्सन हो जा रही है, तो रिपल्सन वो तभी हो सकती है जब यहाँ पर सेम चार्ज प्रेजेंट होगा। तो इससे ये मालूम चला कि आपके पास जो गोल्ड फॉइल्स होते हैं उसके अंदर छोटा सा, छोटा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 20,000 अल्फा पार्टिकल तो ऐसे पार हो गए, जिसमें से सिर्फ बताएं कि 20 ही सिर्फ क्या हो रही है, अपने रास्ते से डेविएट कर रही है, अपने रास्ते से मुड़ जा रही है। तो इसका मतलब बहुत छोटा चीज है, नहीं तो बाकी भी मुड़ जाता। तो वो पार्टिकल्स है जो कि बिल्कुल सेंटर पे है, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरी बात, 2 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थी जो अपने रास्ते से डेविएट नहीं करी, वापस रिबाउंड हो गई, मतलब वापस लड़के पीछे चली गई। तो ये तो तभी बहुत पॉसिबल हो सकता है जब कोई यहाँ पर हाथी से भी बड़ा कोई मास प्रेजेंट है वहां पे। तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ पर जो आपके पास गोल्ड फॉइल के पास जो बिल्कुल सेंटर में जो था, वो क्या होता है, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कैसे हो सकता है? तो हो सकता है इसमें प्रोटॉन्स हो, तो इसका मतलब तब मालूम चला कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं। दूसरी बात, सिर्फ प्रोटॉन के होने की वजह से वो मास नहीं हो सकता इतना ज्यादा, अगर वो इतना मास नहीं हो सकता कि जो अल्फा पार्टिकल्स को रिबाउंड कर सके, तो इसका मतलब है कि सेंटर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज के साथ ये हैवी भी है, और ये हैवी तभी हो सकता है जब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए वहां से याद रखना कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी में उसने ये बताया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एटम का जो पूरा मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही डिपेंड करता है, मतलब ये एटम के न्यूक्लियस पर ही डिपेंड करता है। यही रदरफोर्ड का इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपका मेन देखो यही आपके पास टारगेट होगा। क्वेश्चन अगर इससे अराइज होंगे तो क्या हो सकते हैं? पहली बात, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? आप बोल देंगे रदरफोर्ड भी होती है, न्यूट्रॉन्स भी होती हैं, ये भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियस तो का तो कुछ नहीं होता है, तो जो भी न्यूट्रॉन की वजह से चार्ज है, तो इसलिए बोलोगे पॉजिटिव चार्ज होती है। पूछ सकता है कि जो अल्फा पार्टिकल्स है उसके ऊपर क्या चार्ज है, तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होती हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सकते हैं बच्चे लोग। लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी भी हो गई फेल। इनकी थ्योरी फेल होने के बाद फिर आया बोर्स मॉडल थ्योरी। देखिए, कहा जाए तो बोर्स मॉडल थ्योरी को पढ़ते हैं। तो देखो, बोर्स मॉडल ऑफ इनकी थ्योरी फेल ये हो गई ना कि ये इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी के ऊपर बात ही नहीं किया, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होगा ये तो बता दिए वो। उनका कहना था कि न्यूक्लियस के अंदर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि अभी तक कोई जानता नहीं था इस चीज की प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होगा। ये चीजें बिल्कुल सही बात साबित हुई, और आज भी इस चीज को सही माना जाता है, इसलिए इनकी सबसे बड़ा अचीवमेंट माना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनका जो थ्योरी है मुश्किल से कुछ ही दिनों तक चला, 1 सप्ताह के अंदर इनका थ्योरी हो गया फेल। और जो रदरफोर्ड का जो थ्योरी था, रदरफोर्ड का ये जो जे थॉमसन ने जो बोला था, वो प्लम पुडिंग मॉडल जो वाटरमेलन पर बोले थे, उनका थ्योरी बहुत सालों तक चला, 1 साल 2 साल 10 साल तक उनका थ्योरी चला। लेकिन रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद उनकी थ्योरी हो गई थी फेल, लेकिन इनकी थ्योरी मात्र 10 दिनों के अंदर फेल हो गई। अब देखो, इनका थ्योरी फेल होने के पीछे बात नहीं कहते, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी एक चार्ज बॉडी के सराउंड मूव करता है तो सब इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी को लूज करता है। लूज करते 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 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, जब एनर्जी अगर अपना लगातार लूज करेगा तो यही चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन जब बीसी के अंदर चला जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे हुआ? यही सब चीजों की वजह से उनका थ्योरी हो गया था, फेल हो गया था। तो खैर, आपको इतना डिटेल्स में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, बस आप ध्यान रखना कि इसके अंदर मेन न्यूक्लियस का डिस्कवरी क्या है, कैसे उसको खोज किया गया था। अब देखो, बोर्स ने क्या क्या बताया था।
तो बोर्स ने सबसे पहले एक चीज बताया था कि आपके पास वही चीजें जो वो बोले थे वो सब चीज को फॉलो करता है। एटम्स के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये बातें बिल्कुल उन्हीं की है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैम electrons होता वॉइस है वो नहीं सुना दे रहा है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ बच्चे लोग, थोड़ा देख ले। सबको आ रही है बच्चे लोग अभी? हेलो, देखो बाकी बच्चे लोग सबको साउंड मेरी आ रही है? यस मैम। हेलो, हाँ मैम। ओके। देखो बच्चे लोग, जिसको नहीं आ रहा होगा हो सकता है कि आप लोग का भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेरा नेटवर्क तो फुल दिखा रहा है वाईफाई यहाँ से। अभी क्लियर है? जिसको नहीं आ रही थी? हेलो, यस मैम, यस मैम। ओके ठीक है। चलो तो चलो बोर्स के बारे में हम लोग समझते हैं, बोर्स ने क्या क्या कहा था। चल ध्यान सुना, सब स्टोरी आप लोग को ऐसे ही सब कुछ याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ में मेहनत नहीं करना होता है। देखो बोर्स ने क्या कहा था, बोर्स ने सेम चीज को, तो पहला स्टेटमेंट तो उन्हीं का उठा के दे दिया कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं। एटम्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। चलिए ये बात बिल्कुल उन्हीं का था, सेम टू सेम। दूसरी बात देखो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ये फिक्स पाथ पर मूव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन है वो इस पाथ पर मूव करेगा, और ये फिक्स पाथ को क्या कहते हैं? ये फिक्स पाथ को सेल कहते हैं। ठीक है, सेल भी कहो या फिर इसका दूसरा नाम होता है ऑर्बिट भी कहते हैं। बोर्स का कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं वो यही कहीं मूव नहीं करते, वो हर जगह मूव नहीं कर सकते। जो बोर्स ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो फिक्स पाथ पर मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसी पाथ पर मूव करेगा और फिक्स पाथ पर मूव करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं या फिर उसको सेल भी बोलते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर सेल कितने तरीके की हो सकते हैं? जो इलेक्ट्रॉन जिस सेल पे मूव कर रहा है उस सेल की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। अगर आपके पास उस इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी है तो इस सेल पे मूव कर सकता है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास अगर ज्यादा एनर्जी है तो दूसरे सेल में चला जाएगा, दूसरे सेल पे मूव करेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है तो बहुत वाले बड़े वाले सेल में चला जाएगा वो। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन के पास अगर बहुत एनर्जी है तो वो हाइयर एनर्जी सेल में चला जाएगा। तो सेल कितने तरीके से होते हैं? सेल को उन्होंने डिफाइन किया, सेल बहुत तरीके के होते हैं। के सेल होता है, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे ओ पी बहुत सारे सेल होते हैं। अब इस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए इन ए गिवन सेल। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल को हम लोग बोलते हैं के सेल। और आपसे पूछ सकता है कि के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2n² होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी accommodated in any cells is equal to 2n²। 2n² से किसी भी सेल में ज्यादा वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपका पहला सेल है तो आपको n की जगह पर 1 पुट करना पड़ेगा। n की जगह पर 1 पुट करेंगे तो बताओ तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? हाँ, अब बताओ एल सेल में, एल होता है सेकंड सेल, सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। 8। एम सेल में 18। गुड। और एन सेल में कितने रख सकते हैं? 32। तो ऐसे करते करते आपको जिस सेल का निकालना निकालिए। वैसे फेमस तो 4 ही होता है, के एल एम एन, बाकी की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि हमारा काम इसी से चल जाता है। तो बोर्स ने तो पहले कहा था कि आपके पास वही चीजें सेम रदरफोर्ड की, कि एक एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है। ठीक है, मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कहाँ मूव करता है? वो फिक्स पाथ पे मूव करता है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। और सेल जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। फर्स्ट सेल को के सेल कहा गया, सेकंड सेल को एल सेल, एम सेल, एन सेल ऐसे कहा गया। और हर एक सेल की अपनी एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। ऐसा नहीं कि एनर्जी, सेल की एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन के पास जितना एनर्जी होगा उसी के अकॉर्डिंग वो सेल में घूमेगा।
अगर उसकी एनर्जी बहुत कम है तो फर्स्ट सेल में रहेगा, एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी तो सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, ऐसे मूव करते रहता है। तो ये आपके पास बोर्स का सब कुछ, ये स्टेटमेंट सारे बोर्स के कहने थे। तो इसलिए याद रखना इसके अंदर यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई है KLM 1 2 3 के लिए रखा गया है। और इलेक्ट्रॉन, हाँ एक चीज और, जैसे मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाना है, तो उसके लिए उसको चाहिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ेगी तभी तो इस ऑर्बिट पे जाएगा ये। तो जब भी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फर्स्ट से सेकंड पे, मतलब लोअर से हायर पे, तो उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर से हायर, और जब वापस हायर टू लोअर आएगा तो उसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो ये सब चीजें जो बताए थे वो बोर्स ने पहले से बता के रखा हुआ था। यही बोर्स की थ्योरी है पूरी तरीके से। बोर्स ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बस यही बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक फिक्स पाथ पे मूव करती हैं, फिक्स रेडियस पे मूव करती हैं, फिक्स वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, फिक्स एनर्जी के साथ मूव करती हैं। उन्होंने हर चीज को फिक्स किया। हर चीज को फिक्स का मतलब क्या है, रेडियस फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे मूव कर रहा है उसके लिए रेडियस फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी जिस सेल पे मूव कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी फिक्स है। मतलब ये चीजें हमेशा ना फिक्स के ऊपर बात करते थे कि जब भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है सब कुछ फिक्स है। लेकिन ऐसा भी एग्जैक्ट नहीं होता है। तो खैर ये सब चीज को हमको भी आगे डिटेल में नहीं पढ़ना है। जैसे हेजनबर्ग एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, इतना चीजें कभी भी फिक्स नहीं हो सकती हैं। तो खैर हेजनबर्ग के बारे में हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है, हेजनबर्ग के बारे में आपको बहुत डिटेल हो जाएगा वो सब। तो ध्यान रखना कि बोर्स ने क्या क्या चीजें बताई थी, बस यही चीजें यहाँ पर लिखा गई है। और एक वोर क्वांटाइजेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है MVR इज इक्वल टू NH बटे में 2 पाई। इसको बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन। ये क्या होता है, तो देखो आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स मान लो मूव कर रहा है तो वो फिक्स वेलोसिटी, ठीक है, फिक्स मास मोमेंटम से मूव कर रहा होता है, यही होता है आपके पास MVR। यानी कि इसको बोलते हैं बोर क्वांटाइजेशन कहते हैं। बोर क्वांटाइजेशन की जो वैल्यू होती है MVR इज इक्वल टू NH बटे में 2 पाई, ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। लेकिन इस वैल्यू को वो डिस्कवर तो किए थे, लेकिन इस बात को वो कभी प्रूफ ही नहीं कर पाते कि कैसे ये फॉर्मूला सही है। बस हाँ, उनको लगता था हमेशा ये तीनों चीज को निकाल के मल्टीप्लाई करते थे और ये दोनों का रेशियो हमेशा सेम आता था। तो इसलिए बस याद रखना कि बोर क्वांटाइजेशन में कभी कभी पूछ लेगा क्वेश्चन, हालांकि सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। MVR इज इक्वल टू होता है NH अपॉन 2 पाई, ये भी बोर क्वांटाइजेशन से ही मिला है सब कुछ। तो बोर्स थ्योरी के अंदर ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, वो सब हम बता दिए इसके अंदर। और इसमें H क्या है, जैसे NH बटे में हम 2 पाई बोल रहे हैं, तो H होता है प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। यहाँ पर लिखा है देखो प्लांक कांस्टेंट 6.626 × 10 की पावर -34। पाई को तो सबको मालूम है। और N क्या होता है, N होता है किस सेल में है, फर्स्ट सेल में है, सेकंड सेल में, थर्ड सेल में, वो सब। अब देखो वाई बोर्स मॉडल इज सक्सेसफुल। बोर्स मॉडल सक्सेसफुल है पर पूरी तरीके से नहीं है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि इसने हाइड्रोजन पे काम किया है। एक चीज याद रखना, बोर्स जो थ्योरी है वो सब पर काम नहीं करता है, वो सारे एलिमेंट पर काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए अब रेडियस निकाल सही नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन केस के लिए आप वेलोसिटी निकालेंगे बिल्कुल सही निकलेगा, केस के लिए एनर्जी निकालेंगे तो सही निकलेगा। मतलब है कि एनर्जी निकालो, वेलोसिटी निकालो, रेडियस निकालो, सब सारी बातें बिल्कुल सही है। किस कंडीशन पे, सिर्फ हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास 2 है। ये हीलियम हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन हीलियम के ऊपर अगर हम एक प्लस लगा दें तो इसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे, प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। तो हीलियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो हीलियम है वो भी एक हाइड्रोजन की तरह काम करने लगा, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन्स हो गया। लिथियम ऐसे तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 प्लस कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो सिर्फ इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सब जितने आपको दिखा रहे पार्टिकल्स, ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम्स है। एक तो हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन लाइक एटम में क्या मिला, हीलियम प्लस और लिथियम के ऊपर 2 प्लस। यानी बोर्स का जितना थ्योरी है याद रखिएगा सब सही है, लेकिन किसके लिए सही है, वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए काम करता है। ये सिर्फ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए सही है, बाकी किसी के लिए भी सही नहीं है। तो ये सब चीजें आपकी थी खत्म एटम्स के बारे में। अब देखो एक नया टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं, तो याद रखना वैलेंसी के लिए हमको पहले एक चीज समझना पड़ेगा। कोई भी अगर आपके पास एटम है वो
अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए सब लोग बच्चे लोग स्पीकर अपना बंद कर लो। एक मान लो आपके पास अगर एटम्स है, वो एटम को स्टेबल बनने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े या लॉस करना पड़े, उसी को बोलते हैं वैलेंसी। यानी आपके पास जो एक एटम्स होंगे, उस एटम्स के अंदर क्या होंगे, एक मिनट जी, हाँ समझो। यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे पास सोडियम एक एटम दिख रहा है, मैं पूछती हूँ कि सोडियम का वैलेंसी कितना होगा, तो आपको यही चेक करना है कि ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट चाहता है कि हम इनर्ट गैसेस बन सके। जैसे रियल लाइफ में हर दुनिया का हर आदमी चाहता है कि हम भी शाहरुख खान बने, सलमान खान जैसा बन जाए, अंबानी जैसा बन जाए, तो ये सबकी चाहत है। तो हर लोग यही सब चाहता है, तो इसका मतलब है कि एलिमेंट का भी अपना कुछ होगा चाहत। तो एलिमेंट चाहता है कि हम लोग भी थोड़ा स्टेबल बन जाए, ताकि हमें हर लोगों से मदद ना लेना पड़े, हम लोग को हर लोग से जॉब ना लेना पड़े, बस हम लोग अपना जिंदगी जिए। तो वो सब क्या करता है कि दुनिया के हर एलिमेंट, हर आदमी चाहता है स्टेबल बनना, और स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, उसका एक सपना होता है जिसको फिक्स करता है। तो यहाँ पर भी एटम का सपना होता है कि नोबल गैसेस, एटम का सपना होता है कि हमको नोबल गैसेस जैसे बनना है। अब नोबल गैसेस बनने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अपने आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट करना पड़ता है। अगर उसने अपने आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट कर लिया तो वो बन जाता है स्टेबल। अब यही 8 कंप्लीट करने के लिए कभी इलेक्ट्रॉन को वो लॉस भी करता है, गेन भी करता है, कभी कभी वो शेयरिंग भी कर लेता है। जो भी उसको नजदीक पड़े, जो भी उसको आसान पड़े, वो सब काम करता है। देखो तो मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम भी चाहता है स्टेबल बनना, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, तो मालूम है सोडियम के, हाँ सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो लिखते हो 281। इसको अपने बाहर 8 पूरा करने के लिए, मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये चाहेगा तो 7 लेके भी पूरा कर सकता है बच्चे लोग, 7 लेगा तभी 8 पूरा कर लेगा, लेकिन एक डोनेट करके भी 8 पूरा कर लेगा। अब 7 इलेक्ट्रॉन लेना इतना इजी टास्क नहीं होगा, कहाँ कहाँ से जाके मांगेगा, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट में कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या करेगा, उसको आसान होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। तो इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाती है 1, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करता है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। सोडियम की वैलेंसी होती है आपके पास है 1 हो जाती है। इसी तरीके से मान लो कि अगर मेरे पास मैग्नीशियम है 12 होता है, तो 282 लिखोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। अब देखो अगर एल्यूमिनियम है 13 होता है एटॉमिक नंबर, वैलेंसी कितना हो जाएगा एल्यूमिनियम का, 3। अगर मेरे पास सिलिकॉन है तो उसकी वैलेंसी 4। 284 होता है, आउटर मोस्ट 4। अगर मान लो मेरे पास फास्फोरस है 3। उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3। हाँ गुड, क्योंकि देखो इसके आउटर मोस्ट में 5 है, 5 डोनेट करना ज्यादा मुश्किल है, 3 लेना इजी थोड़ा है, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होती है। सल्फर आउटर मोस्ट में किससे, 6। 2। वैलेंसी 2। हाँ 2 हो जाएगा, 2 की जगह होगा। वैलेंसी बता, 17 एटॉमिक नंबर 287। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 1। 1 लेना पड़ेगा ना, तो उसकी 1 वैलेंसी हो जाएगी। तो वैलेंसी बस यही होता है बच्चों लोग कि अपने आउटर मोस्ट में पूरा करने की एक एलिमेंट्स को जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़े, गेन करना पड़े, वो होता है वैलेंसी। अब देखो वैलेंसी के बाद आयंस, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एक एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर रहा है, गेन भी कर रहा है, तो लूज या गेन करने से क्या होता है, आयंस बनते हैं। अगर कहा जाए कि आयंस होते क्या शॉर्टकट में, तो एक लाइन बोलते हैं कि आयंस इज कॉल्ड चार्ज पार्टिकल्स। आयंस को चार्ज पार्टिकल्स ही कहते हैं। अगर किसी एटम्स के ऊपर चार्ज पार्टिकल्स है तो वो आयंस है। तो सोडियम ने अपना आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट करने के लिए क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया था ना। हाँ, तो जब भी डोनेट से द्वारा याद रखना कि डोनेट जब भी होगा तो हमेशा कैटायन बनता है। कैटायन का मतलब हो गया पॉजिटिव आयन। तो कोई भी एटम जब भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा तो वहां पर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जितना डोनेट करे, 1 डोनेट करेगा तो Na के ऊपर 1 प्लस बनेगा।
अगर ये 2 डोनेट कर सकता है तो इसके ऊपर 2+, 3 डोनेट करता है 3+, यानी एक एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर क्या होता है कि उसको कैटायंस पहले बोलते हैं और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। यानी कैटायन की डेफिनेशन है ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन। और कैटायन कैसे बनता है? तो बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 और मोर, एक भी कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो। अब देखो एनायंस, एनायन में क्या होगा? तो गेनिंग का केस होगा। जैसे फ्लोरीन का कहा जाए तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 अगर चेक करोगे तो पहले 2 लिखोगे फिर 7 लिखोगे। अब इसको अपने आउटर मोस्ट में कंप्लीट करना है 8। तो एक इलेक्ट्रॉन को बच्चे लोग क्या करना पड़ेगा? उसको गेन करना पड़ेगा ना। तो जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़े वो बनता है एनायन। यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज है, गेन करने से जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। एक तरीके से हम लोग गेन को बोलते हैं कर्ज। किसी से दूसरे से ले रहा है, अगर जो दूसरे से लेगा तो वो तो एक तरीके से कहलाएगा कि वो तो कर्ज में डूबा हुआ है, इसलिए उसको लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो उसको एनायंस कहा जाता है। एनायंस का मतलब है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायंस। और जितने इलेक्ट्रॉन को लिया जाए, जितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाए, उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कितना होना चाहिए? फ्लोरीन ने कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो इसलिए फ्लोरीन के ऊपर सिर्फ 1 माइनस होगा। इसी तरीके से फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, ये सब के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है। ये सब हैलोजन फैमिली कहलाते हैं। अब अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर ये नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, देखो तो इसकी पहले वैलेंसी कितना होगी और इसके ऊपर कौन सा चार्ज बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? वैलेंसी 3। ठीक है। क्या फॉर्म कैटायन या अनायन। इसका मतलब है 3 नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो यही आपके पास एनायन की डेफिनेशन होती है। अब देखो याद रखना हमेशा एक कैटायन, जैसे सोडियम प्लस एक कैटायंस होता है और Cl माइनस एक होता है। तो आयंस और नायंस यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का जो बॉन्डिंग होता है, बारे में खैर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, इसको हम लोग आयन बॉन्ड भी बोलते हैं। हमेशा इस ऑर्बिटल्स के बीच का जो मतलब होता है ये आयंस के द्वारा बने हुए हैं। नाम भी क्लियर है। पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। उसी अट्रैक्शन की वजह से आपस में जाएंगे तो एक जाता है, जिसको हम लोग आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में याद रखना दोनों के दोनों जो आपके पास होते हैं, एक मेटल्स होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन मेटल्स। तो ये चीज हो गई कैटायंस क्या एनायंस क्या हमारे पास है। अब देखो नया टर्म है जिसका नाम है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस एंड मोल कंसेप्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवोगैड्रो के बारे में। एवोगैड्रो का देखो मतलब क्या है। एवोगैड्रो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत बार इसका नाम सुनते हैं। एवोगैड्रो आपको देखो हम शॉर्टकट समझा रहे हैं एवोगैड्रो क्या होता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं कि 6.022 into 10 to the power 23 एटम मॉलिक्यूल्स आयंस, जो बोलना है बोलो। और इसको शॉर्ट में ना हम लोग मोल भी बोलते हैं। शॉर्ट में मोल बोल के भी छोड़ देते हैं। जैसे मान लो आपसे पूछा जाए कि 1 एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू क्या है, तो वही 1 मोल का ही वैल्यू होता है। एवोगैड्रो नंबर आपको यही बताता है कि कितने नंबर ऑफ 1 मोल। तो पहले मोल कंसेप्ट समझाते हैं, मोल्स क्या होता है। अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम है, तो इसका मतलब यह है कि मेरे पास सोडियम के कुल इतने एटम्स है 6.02 to 10 की पावर 23 एटम्स है। अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास, जैसे ऐसे समझो ना, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं कि 1 डजन एप्पल दीजिए, ये 1 डजन बनाना अगर मान लो लेना है, तो 1 डजन का मतलब ही समझ में आया कि आपको 12 नंबर चाहिए, मतलब बनाना टोटल आपको 12 चाहिए, ऑरेंज टोटल 12 चाहिए। डजन रिप्रेजेंट करता है 12 क्वांटिटी को, 12 नंबर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से अगर आपसे पूछते हैं मोल्स हैं, तो मोल्स में क्वांटिटी को बताता है। अगर हम बोलेंगे कि 1 डजन एप्पल दीजिए तो आपको पास 12 एप्पल वो दे देगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि मुझे 1 मोल एप्पल दीजिए, तब तो उतना तो उसके पास का होगा भी नहीं, क्योंकि कुछ 23 है। तो इतना तो शायद पूरा उड़ीसा में भी निकाला जाए तो शायद नहीं मिले।
तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग हैं कि 1 मोल में इतनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है। अगर हम बोलते हैं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम है, इसका मतलब मेरे पास सोडियम के कुल मिला के इतने एटम्स है। 1 मोल मेरे पास मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के कुल इतने एटम्स। मोल बोल दिए तो इसका मतलब है कि आपके पास वही एटम्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि मेरे पास 1 मोल रुपीज है, तो 1 मोल रुपीज है का मेरे पास मतलब ये है कि मेरे पास टोटल ये रुपीज है 6.02 के पावर 23, और ये रुपीज काफी बड़ा रुपीज है, तो ये 1 मोल रुपीज का इंडिकेट करता है। अगर हम बोले कि मेरे पास 1 मोल्स जो है वो फैन है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इतने अमाउंट ऑफ फैन प्रेजेंट है। तो जो चीजें बोलो जिसके साथ रिलेट करोगे उसी के साथ वो वैल्यू देगा। अगर हम लोग 1 मोल रुपीज बोलेंगे तो जो आंसर आएगा 6.02 के पावर 20 वो भी रुपीज में आएगा। अगर 1 मोल अगर हम लोग मान लो क्या बोलेंगे, फैन बोलेंगे, 1 मोल टेबल बोलेंगे, जो भी आप बोलेंगे इसके अंदर मोल में, वही इसके रिजल्ट में उसका आंसर निकलेगा। अगर हमने बोला कि मेरे पास 1 मोल CO2 है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 6.022 10 के पावर 23 CO2 है। CO2 क्या बच्चे लोग है, तो मॉलिक्यूल्स है। तो इतने मॉलिक्यूल से ध्यान रखना, एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। अगर हम पूछे इसमें कितने एटम है, 1 मोल CO2 में कितने एटम है, तो क्या करोगे, तो 1 मोल में पहले तो मालूम कर लेंगे कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन 3 एटम है, तो 3 से बस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा हमारा आंसर। पूछ देगा कि 1 मोल CO2 में कुल कितने एटम्स है, तो पहले तो 1 मोल CO2 में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल्स में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यही आपके पास देखो एवोगैड्रोस नंबर होता है, और इसी से हम लोग मोल कंसेप्ट भी निकालते हैं। और मोल इज इक्वल टू एक फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, गिवन मास और बटे में होता है मोलर मास। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं मोल्स। गिवन मास को उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो मोल्स निकल जाएगा। मोलर मास निकालने आता है, जैसे कि हम पूछे कि CH4 का मोलर मास बताओ, किसी को मोलर मास निकालने आता है बच्चे लोग? 16. हाँ, गुड। जो मोलर मास होता है इसमें जितने आपके पास एटम प्रेजेंट है वो सबके मास को लेके ऐड कर दो, मोलर मास निकल जाएंगे। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और टोटल हो जाएगा 16। ये आपके पास CH4 यानी मीथेन का मोलर मास है। अगर आपसे पूछे वाटर का मोलर मास बताओ, 18. हाइड्रोजन का 1 × 2 कर देंगे, ऑक्सीजन का 16, ये कुल मिला के आपके पास 18 हो जाएगा। इसका बताइए ग्लूकोज का C6H12O6, 180. हाँ, वेरी गुड। ग्लूकोज का जो मोलर मास आता है बच्चे लोग वो 180 होता है। तो इस तरीके से मोलर मास निकलता है। मोलर मास निकलने में कोई बहुत मेहनत नहीं करना है, आपके पास जितने एटम्स हैं वो सबके मास को लेके ऐड कर दोगे, मोलर मास निकल जाएगा। लेकिन अब देखो मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। आपसे कुछ, मेरे पास 22 ग्राम CO2 है, तो 22 ग्राम CO2 है, तो बताइए मेरे पास कितने मोल्स CO2 है। मतलब आपसे पूछ रहे हैं बताइए कितने मोल्स है मेरे पास CO2 के। तो मोल्स का फॉर्मूला भी बताया ना, गिवन मास बाय मोलर मास। मास कितना दिया हुआ है 22, मोलर मास कितना होता है CO2 का 44. और डिवाइड कर लोगे तो 1/2 यानी कि 0.5। तो कभी भी अगर मान लो कि छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत हार्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन थोड़े बहुत तो दिया जा सकता है, जैसे मोल्स वगैरह निकालने के लिए। तो मोल्स निकालने के लिए आएगा तो जो भी मास दिया रहेगा उसको ऊपर लिख दो, उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, तो जो भी निकल के आ जाएगा वो मोल्स हो जाएगा। तो मोल्स का यही आपके पास बेसिक डेफिनेशन है, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर आपको एटम निकालना है तो इसमें भी कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो बता रहे हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं मेरे पास 3 मोल वाटर है, 3 मोल वाटर में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ऐसे आपसे क्वेश्चन आ गया। तो पहले एक चीज समझो यहाँ पे, अगर मेरे पास 1 मोल होता सपोज, तो हम बोलते हैं कि मेरे पास टोटल उसमें Na वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है 6.022 10 के पावर 23, मतलब उसको शॉर्ट में Na से भी इंडिकेट करते हैं। तो अगर मेरे पास 1 मोल अगर वाटर रहता है तो इसके इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर 3 मोल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 Na वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे।
और फिर आपको क्या करना है, एटम्स पूछेगा अगर तो देख लेना एक मोलकुल में कितने एटम है, तो 3 एटम है तो 3 से एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3 इंटू Na हो जाएगा। रुको एक और चेक कराते हैं ताकि टेंशन नहीं हो। जैसे मान लो कि मेरे पास 4 मोल SO2 है सपोज करो, तो आपसे पूछेंगे 4 मोल SO2 में कुल कितने एटम प्रेजेंट है शॉर्ट में, तो पहले 1 मोल में कितने एटम होंगे, तो आप क्या लिख देंगे, Na लिख देंगे। 4 into N. हाँ तो 4 में 4 इंटू N हो जाएगा। अब SO2 में कितने एटम है, 3. तो फाइनल 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 12 हमारा Na बन जाएगा। तो एटम्स भी पूछा जा सकता है 3 क्वेश्चन कैसा? में, मोल्स भी पूछ 3 क्यों हुआ यहाँ पर हाँ आपसे क्वेश्चन में देखो पूछा है कि एटम्स कितने हैं। एक चीज देखो तो SO2 एटम नहीं ना होंगे, SO2 तो एक मॉलिक्यूल्स हो गया क्योंकि इसमें 2 तरह के एटम्स मेंशन किए गए हैं। 3 एटम पूछेगा तो टोटल यहाँ पे 3 एटम्स है। हाँ एक और दे रहे लास्ट क्वेश्चन आप लोग चेक कीजिएगा। जैसे मान लो कि मेरे पास 18 ग्राम, थोड़ा सा मेहनत वाला क्वेश्चन दे दिए, ग्राम पूछ दिए हैं। 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 होता है, तो 18 ग्राम ग्लूकोज में आपसे हम ये पूछे बताइए कितने एटम हैं। थोड़ा मुश्किल वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना तुम लोग। 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने एटम्स होंगे, तो पहले आप ये मालूम कर लो कि 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल्स हैं, क्योंकि बिना मोल्स के एटम नहीं निकलेगा। 0.1. हाँ पहले मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास, और ग्लूकोज का मोलर मास आता है कितना 180 ना, 180. यानी कि मोल्स आ गया आपके पास 0.1 मोल्स ग्लूकोज निकल गया। चलिए इतना मोल्स ग्लूकोज है, अगर हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज होता है तो Na एटम होते हैं, तो 0.1 मोल है तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन निकालना एटम है तो क्या करेंगे फिर, Into 24. हाँ टोटल एटम काउंट कर लो, C6H12O6, कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया, 6 6 12 और हाइड्रोजन 12 यानी कि 24। तो बस ये हो गया कंप्लीट। तो इसमें तो फिर भी बहुत कम दिया हुआ है, तो इतना ही काफी आप लोगों के पास है। मोल से कैसे जाएंगे हम लोग एटम्स में, मेरे पास एक ट्रिक भी है, तो ट्रिक आप लोग देख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। जैसे मान लो कभी भी आपको मोल से जाना होगा एटम के अंदर, तो याद रखना उसको शॉर्ट में केवल Na से मल्टीप्लाई कर दो, एटम का नंबर दे देगा। अगर आपको मॉलिक्यूल्स में जाना है तब भी Na से मल्टीप्लाई करना है, आयन में जाना है तब भी आपको Na से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ध्यान रहे मोल्स अगर आपके एटम में है तो ही एटम का नंबर देगा, अगर ये मॉलिक्यूल्स में है तो ये मॉलिक्यूल्स का नंबर देगा Na से मल्टीप्लाई करने पे। अब फिर मॉलिक्यूल्स को अगर आप एटम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। लेकिन अगर आपको मोल से अगर जाना है मास के अंदर, यानी कितना, मान लो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है कि 5 मोल्स वाटर है, तो बताओ मेरे पास वाटर के कुल कितने मास प्रेजेंट हो गए। तो मोल से अगर मास में जाना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है बाई मोलर मास से। अगर आप मोल्स में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल जाता है। तो ये सब चीजें इसको याद रखने का तरीका भी है। मोल से अगर जाना है एटम में तो Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल से अगर मास निकालना होगा तो क्या कर देंगे, उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ये सब चीजें वही, ये सब चीजें हम लोग पढ़ लिए। एक होता है मोलारिटी, होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। मोलारिटी, मोलारिटी किसे कहते हैं, तो शॉर्ट में मोलारिटी को कहा जाता है M = N/V। मतलब आपके पास 1 लीटर का सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1 लीटर का ही सॉल्यूशन चाहिए। अगर 1 लीटर के सॉल्यूशन अगर आपके पास प्रेजेंट है तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में आप जितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व किए हैं, यानी कि फॉर्मूला देखो N/V है, यहाँ पर भी हमेशा 1 लीटर रहेगा, यानी 1 लीटर का आपका सॉल्यूशन रहना चाहिए, और उसमें आप जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किए हैं उसी को मोलारिटी कहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन ही पूछ लिया कि मेरे पास सपोज करो कि 22 ग्राम ले लेते हैं, 22 ग्राम NaCl को डिसॉल्व नहीं करेंगे, चलो ग्लूकोज को डिसॉल्व करते हैं। थोड़ा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाए। 180 ग्राम ग्लूकोज ले लेते हैं,
आपसे पूछा जाएगा कि 180 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किए, कहाँ पे डिसॉल्व किए, तो मान लीजिए कि 1 लीटर के, 1 लीटर नहीं, कुछ कम मान लेते हैं, हाफ लीटर के सॉल्यूशन में, हाफ बोले तो 500 सेंटीमीटर क्यूब और 500 मीटर क्यूब लिख दो, तो हाफ लीटर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए हैं। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ मोलारिटी क्या होगा। 180 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया हाफ लीटर के सॉल्यूशन में। तो इतना देखो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपको बस हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्या होता है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है क्या, N/V। N होता है मोल्स, मोल्स कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बटे में इसका मोलर मास, तो वो तो सबको मालूम है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम कितना है, पहले से लीटर में अवेलेबल है इसलिए कोई टेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/2 और ये 2 चला जाएगा आपके पास ऊपर, तो फाइनली निकल जाएगा आपके पास 2 मोलारिटी। तो मोलारिटी का सिर्फ यही मतलब है कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में आपके पास कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व होंगे, उसी को हम लोग मोलारिटी कहते हैं, ध्यान रखना। और उसके लिए यूनिट क्या लिखेंगे, अगर यूनिट अगर लिखना होगा तो N के लिखते हैं मोल्स और V के लिखते हैं लीटर, तो मोल्स पर लीटर, इसके लिए यूनिट लिखेंगे मोल्स पर लीटर। और इसकी एक खासियत भी होती है मोलारिटी की, मोलारिटी में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ पर लिखा होगा, तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मोलारिटी की वैल्यू भी चेंज होती है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज करने से मोलारिटी की वैल्यू में चेंजिंग आएगा। तो बस मोलारिटी में और कुछ खास नहीं है बच्चे लोग, बस इतना याद रखना कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो भी आपने मोल्स ऑफ सॉलिड को डिसॉल्व किया है वही मोलारिटी होता है, जिसके लिए SI इसको कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। SI जो यूनिट आपके पास होती है वो मोल्स पर लीटर होती है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आपने अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, वॉल्यूम सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, लेकिन जो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन होती है वो डिक्रीज करती है। अगर कैसे कर रही होती है तो देखो और भी बता सकते हैं हम लोग हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है सपोज करो, और इसके अंदर आपने क्या किया, 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स घुलाया हुआ है, तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो मोलारिटी इज इक्वल टू होता है, देखो बच्चे लोग, N/V होता है। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो अब जो यहाँ पर जो अभी तक तो यहीं तक वॉल्यूम था इसके पास सॉल्यूशन का, लेकिन टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम अब धीरे धीरे क्या होगा, गैसेस मॉलिक्यूल्स बाहर निकलेंगे, मतलब अभी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से उसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, मॉलिक्यूल्स और ऊपर तरफ बढ़ने लगती हैं, इसका मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ने लगता है। अगर वॉल्यूम बढ़े इसका वैल्यू कम होगा ना, मोलारिटी की वैल्यू धीरे धीरे कम होने घटने लगती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज कराने से मोलारिटी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे देखो इसके बाद नया टॉपिक है, ये नया टॉपिक है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉपिक आसान टॉपिक है, समझ जाओगे तुरंत। मैम मोलालिटी और आइसोटॉप नॉर्मलिटी क्या है? वो भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही होता है। मतलब अगर मान लो कि देखो ये सब टर्म यूज क्यों करते हैं, जैसे मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ सॉल्यूट के अमाउंट लिए होगे, कुछ सॉल्वेंट के अमाउंट लिए होगे, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्यूट के अमाउंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मतलब अगर मैंने मोलारिटी अगर लिया हुआ है तो हम उसको N/V यानी कि लीटर और मोल्स के टर्म में मेजर करते हैं। और अगर मान लो कि अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ले लिया, मोल फ्रैक्शन भी होता है, तो वो होता है, वो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास गिवन जो अमाउंट सॉल्यूशन है वो भी मोल्स में रहेगा, और सॉल्यूट को भी आपने जो डिसॉल्व किया वो भी अगर मोल्स में रहे तो उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं हम लोग। मोल फ्रैक्शन के बाद आपके पास आता है मोलालिटी भी आता है। तो जो मोलालिटी आपके पास होती है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है, ये बताती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर आपने 1 kg के सॉल्वेंट में जितने मोल्स घुलाए होंगे तो अलग अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, देख रही होगी, कभी 1 kg ले रहे हैं, कभी 1 लीटर ले रहे हैं, कभी हम 1 मोल्स ले रहे हैं, मतलब मोल्स के टर्म में सोल्यूशन ले रहे हैं, और उसके अंदर डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रहे हैं। कभी सॉल्यूट के मोल्स को घुलाएंगे, कभी सॉल्यूट के वेट को घुलाएंगे, कभी सॉल्यूट को फिर उसके मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में डिसॉल्व करेंगे। तो अलग अलग तरीके का ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का आता है। मतलब एक तरीके से सॉल्यूशन के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसको मेजर करने के क्या क्या मतलब तरीके हो सकते हैं, ऐसे टोटल 10 तरीके आते हैं।
वेट परसेंटेज सुनी होगी, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर से हम लोग का आता है मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, फॉर्मेलिटी भी होता है, नॉर्मिलिटी होता है, पीपीएम भी होता है, पीपीबी भी होता है। तो उतनी जरूरत नहीं है आपके पास, सिर्फ मोलारिटी और बस याद रखना, अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर पूछा जाए तो ये मोलालिटी भी है, मोलारिटी भी है, नॉर्मिलिटी है, फॉर्मेलिटी भी होता है, मोल फ्रैक्शन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइसोटॉप्स के बारे में थोड़ा भी देख लेते हैं क्या है। देखो बच्चे लोग, ये हमारा नया टॉपिक है आइसोटॉप्स में। आइसोटॉप्स किसे कहते हैं? तो आइसोटॉप्स हम बोलते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट। अब एटॉमिक नंबर सेम तो सेमी एलिमेंट का होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि अब सोडियम ले लें और हम मैग्नीशियम ले लें और बोले इसका एटॉमिक नंबर सेम है, नहीं पॉसिबल है। तो आइसोटॉप्स के बारे में तो पहली चीज है याद रखना, आइसोटॉप्स आप जब भी बोलते हैं तो मतलब आप एक ही एलिमेंट को बोल रहे होते हैं, दो एलिमेंट वहां पे नहीं हो सकता है, दो एलिमेंट होगा तो फिर एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। तो आइसोटॉप्स तो पहले कहा जाता है कि सेम एटम विथ डिफरेंट मास नंबर, एक ही सेम मतलब एक ही एलिमेंट के सेम एटम होंगे लेकिन दोनों के मास नंबर डिफरेंट होंगे, उसी को हम लोग आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे देखो एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे कि मान लो कि आपने एक बार बता रहे थे कि कार्बन, आपने कार्बन पे स्टडी किया है और मान लो कि दुनिया में अलग अलग जगह पर आप गए, आपको जहां जहां से कार्बन मिला, कहीं CO2 के फॉर्म में मिला होगा कार्बन, कहीं आपको CaCO3 के फॉर्म में मिला होगा, मतलब जहां से भी कार्बन मिले आपको क्या करना है, कलेक्ट करके लाना है। और कलेक्शन करने के बाद आप जब लेके कार्बन को आए तो आपको मालूम चला कि 99.9% जो कार्बन था, 99.9% जो कार्बन है, सब लोग बच्चों स्पीकर बंद कर लो, मेरा ही साउंड रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए, क्या बताया मैं आपको कि दुनिया में आप तमाम जगह पे जाके कार्बन को लेके आए और आपको ये मालूम चले कि 99.9% कार्बन का जो मास था वो तो 12 ही निकला, लेकिन 99.9% और भी परसेंटेज तो है आपके पास, उसमें 13 भी होता है बच्चे लोग और 14 भी होता है। कार्बन के 3 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स का मतलब वो तो कार्बन के एटम ही रहेंगे, बस मास नंबर हर जगह 12 थे, लेकिन कहीं कहीं केसेस में 13 भी मिला और कहीं कहीं केसेस में 14 भी मिला, एक्सपेरिमेंट करने पर मालूम चला गया। तब हम लोग बोले कि नहीं, कार्बन का हम लोग जो एक मास बोल रहे हैं वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि कार्बन को 3 तरह के एटम्स पाया जा रहा है, कार्बन को एक एटम्स नहीं होता, कार्बन के 3 तरह के फॉर्म है, जिसमें कभी मास नंबर 12 भी दिखाई पड़ रहा है, कभी किसी केस में 13 भी है, 14 भी है, मतलब नंबर कम है लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। तो ऐसे को ही आइसोटॉप्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि क्लोरीन चेक किया जाए, तो क्लोरीन भी नेचर में क्या होते हैं ना, 2 फॉर्म में अवेलेबल है। आप जाएंगे, मान लो कि एक्सपेरिमेंट ही करने जाओगे तो अलग अलग जगह से क्लोरीन लेके आओगे, सब एक्सपेरिमेंटल चीजें निकाल के चेक की गई तो मालूम चला कि इसके अंदर एटॉमिक नंबर खैर दोनों का सेम है, क्लोरीन ही है। मास नंबर एक का 35 आता है और एक का 37, और ये जो 35 वाला होता है वो नेचर में 75% एग्जिस्ट करता है और ये 25% एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों का क्वांटिटी अच्छा है, किसी को नेग्लेक्शन नहीं कर सकते। जैसे कि कार्बन के केस में अब 99.9% जिसका मास 12 आ रहा है तो हमको बाकी का याद रखने की क्या जरूरत है, छोड़ देते हैं। लेकिन क्लोरीन के केस में 35 वाला केवल बोल दोगे मास तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भी मास तो है ना, पर 25% छोटा अमाउंट नहीं है, ये भी अच्छा अमाउंट है। तो इसलिए इसका जो मास निकालना होता है उसको हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास से निकालते हैं। मतलब क्लोरीन का जो मास निकाला गया है वो इसके आइसोटॉप्स के मास के एवरेज से निकाला गया है। ध्यान रखना, इसमें क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। इसी तरीके से आपके पास हाइड्रोजन है जो कि फेमस है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 3 फेमस आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन? तो नाम देखो यहाँ पर, प्रोटियम जिसको H से इंडिकेट करते हैं, ड्यूटेरियम, हाँ, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि प्रोटियम, प्रोटियम में कितने होते हैं, सॉरी क्या एटॉमिक नंबर है, खैर एटॉमिक नंबर तो सबके समय, क्या मास नंबर है प्रोटियम के? तो प्रोटियम के 1, केस होते हैं वो 1 होते हैं। ड्यूटेरियम के केस में जिसको D से इंडिकेट करते हैं शॉर्ट में 2, और ट्राइटियम थोड़ा नाम से भी सब क्लियर हो जा रहा है, मास 3 यहाँ पर हो 3. जाएगा, और एक मास 3 ट्राइटियम के। अब एक चीज और बताओ, ड्यूटेरियम एक ऐसा, ड्यूटेरियम सॉरी प्रोटियम एक ऐसा आइसोटॉप्स है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। न्यूट्रॉन निकालने अगर आपको आता है तो मैं आपको एक तरीका ये बता दे रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास एटम है,
एटम के सेंटर में क्या होता है बताइए, आप लोगों को बताया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या पाया जाता है? नहीं नहीं, न्यूक्लियस के सेंटर में होता क्या है, मतलब एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, यही तो होता है ना, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही तो होता इलेक्ट्रॉन। है ना। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना न्यूक्लियस में होता है, नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है ना, फिक्स ऑर्बिट पे मूव हाँ, करता है, यही ना प्रोटॉन। बोर्स का कहना था। लोग, हाँ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं सिर्फ है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, तो इसी को बोलते हैं मास नंबर। याद रखना, मास नंबर जो आपके पास होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को सम कर देंगे तो टोटल वो एटम का मास निकलता है। तो अगर मान लो कि आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा आइसोटॉप्स है या ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, तो देखो, प्रोटियम। हाँ गुड, प्रोटियम। याद रखना, इसमें फेमस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोटियम आपके पास एक ऐसा आइसोटॉप है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है, बस वही एक है दुनिया में, वही एक है और कोई नहीं। जो एक होता है उसको याद रखना क्या है, इसको देखो तो बताते हैं। आप प्रोटियम के अंदर चेक किया जाए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और कितने होते हैं, तो प्रोटॉन्स जो होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, हमेशा याद रखना, प्रोटॉन्स इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन की वैल्यू भी 1 होगी। एटॉमिक मास, तो प्रोटियम के केस में एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। न्यूट्रॉन निकालोगे तो 1 को उधर के घटाना पड़ेगा, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ध्यान में रखना कि जो प्रोटियम्स होते हैं उसके पास न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। बाकी तो सबके पास ड्यूटेरियम और ट्राइटियम के पास हो जाएंगे। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला याद रखना, कौन सा बताया अभी हम, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, तो A माइनस पी। ए क्या होता है, ए मास को बताता है और पी आपके प्रोटॉन को बताता है, और प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक नंबर को बताता है। फिर देखो, आइसोटॉप्स तो हो गया, फिर आइसोमर कहां से गया, आइसोबार के बारे में बता रहे हैं। आइसोबार क्या होता है, तो आइसोबार में बच्चे लोग क्या होता है ना कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट होती है, मास नंबर सेम हो जाती है। यानी बोल सकते हैं कि डिफरेंट एटम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि मास नंबर सेम है लेकिन यहाँ पर एटम ही डिफरेंट होते हैं, वहां पर क्या था आइसोटॉप्स में, आइसोटॉप्स में एटम सेम था, ठीक है, बस उसके मास डिफरेंट थे। यहाँ पर तो डिफरेंट एटम ही होंगे जिनका मास नंबर सेम होगा। तो डिफरेंट एटम विद सेम मास नंबर, या इसको ऐसे बोलते हैं कि एटम्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। अगर हम डिफरेंट एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं तो 100% श्योर है कि हम लोग यही चीज बोल रहे हैं कि एटम तो डिफरेंट ही होगा, तभी जाके वो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास, तभी उसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। तो आइसोबार के अंदर एटम डिफरेंट होते हैं, मास सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल देखो दिखा रहे हैं, जैसे पोटेशियम होता है, खैर तीनों का सेम ही होता है। पोटेशियम, कैल्शियम, आर्गन से स्टार्ट करते हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये तीन हमारे पास एटम होते हैं। और तीनों का अगर हम चेक करें मास के बारे में, इसका पहले तो एटॉमिक नंबर होता है 18, 90, 20, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मास निकालोगे तो 40 पॉइंट कुछ है, इसका भी 39.99 करके, इसका भी 40.0 करके, मतलब अप्रोक्स में निकाल के चेक करेंगे तो सबका जो मास है वो सेम ही आता है। तो ये सब जो रहेंगे आपके पास उसको बोलते हैं हम लोग है आइसोबार। आइसोबार का मतलब है जिसमें सेम नंबर ऑफ मास रहे बट डिफरेंट एटम होने चाहिए, उसी को हम लोग आइसोबार्स बोलते हैं। एक होता है आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर है, टोन का मतलब यहाँ न्यूट्रॉन से है। एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन सेम होगा बच्चे लोग, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोन। अब न्यूट्रॉन सेम देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन मैंने ले लिया 15, 7 एटॉमिक नंबर, 15 मास नंबर, कहोगे 15 मास नंबर नहीं 14 होता है, 15 भी होता है, आइसोटॉप्स वाले होते हैं 15 भी आ जाते हैं। तो अब देखो ऑक्सीजन ले लो, 16 मास नंबर, एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो मुझे न्यूट्रॉन मालूम करना है, यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालता है, बिकॉज दे पहले बताया ए माइनस पी, ए होता है मास नंबर, मास आपके पास 15 है, प्रोटॉन 7 है, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर होता है, तो 15 में से 7 घटा दो 8, और 16 में से 8 घटा दीजिए फिर से 8। तो आइसोटोन्स का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि जो भी आपके पास डिफरेंट एटम होंगे जिसके पास सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उसको बोलते हैं आइसोटोन। और एक लास्ट इलेक्ट्रॉनिक,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है बच्चे लोग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का देखो मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने आपसे पूछा कि Na+ और Mg+ में दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है। Na+, पहले Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सोडियम, 11। तो कितना बोलोगे 11। अब प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, एक निकल गया, प्लस का मतलब बताया था ना, डोनेट कर देना, 10 इलेक्ट्रॉन। 10 मैग्नीशियम का ऐसे जनरल कहा जाए तो एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। अब 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो इसके भी 10 हो गए कि नहीं। 10 तो बोल सकते हैं कि वैसे कोई भी स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसे Na+ हम देखे, मैग्नीशियम पे 2+ देखे, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो बोल सकते हैं दैट स्पीसीज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो बस आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स अलग चीजें हैं। अब ये आइसोमर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो